चुनाव प्रभावित हो रहा है। तो चीन आया, पाकिस्तान आया, उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका के बाद अब आ गया तालिबान। खुद पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि तालिबान का शासन भारत में आ जाएगा, कौन सा तालिबान? जिसकी भारत से दोस्ती चल रही है आज की डेट में, वो वाला तालिबान कि पुराना वाला तालिबान? अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव से जमीनी मुद्दे गायब हो गए हैं? अब क्या है, उसी डबल इंजन की सरकार पे सवार होकर तालिबान आ रहा है। बात करें तो बच तक चले गए। पुलवामा आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मोदी जी अगर ये बोले कि एक के बदले हम 10 गोली चलाने का हमने छूट दे रखी है, मुझे नहीं लगता है कि 18 साल का युवा भी इस चीज पर वोट देगा। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को खाने की स्वतंत्रता देंगे। क्योंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने करी। मैनिफेस्टो में आप ये क्लॉज ही क्यों डाल रहे हैं कि हम जीते तो अल्पसंख्यक के लिए ये करेंगे? आप बोलिए ना, हम 140 करोड़ लोगों के लिए करेंगे। कि अगर आप घर में अपने 4 कमरे बनवाते हो तो उस घर के 2 कमरों पर नजर कांग्रेस सपा की है। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। वहां बजरंगबली और मोहम्मद अली जिन्ना में चला था, उसका नुकसान बीजेपी को हो गया चुनाव से ठीक पहले। सेम बीजेपी, हमको वोट दो वरना मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये दोनों नैरेटिव पुराने हो चुके हैं। पहले फेज में जितनी वोटिंग हुई उससे कम दूसरे फेज में हुई। इसका एक बड़ा कारण जो बीजेपी के 400 पार का नारा है ना, लोकसभा चुनाव के लिए 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी भी 5 चरण के वोट शेष हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव से जमीनी मुद्दे गायब हो गए हैं? क्योंकि चुनाव के बीच ही कई ऐसी बातें हो रही है जिससे कहा जा रहा है कि चुनाव प्रभावित हो रहा है। उसमें पाकिस्तान की बातें हो रही है, मुसलमान हिंदुत्व की बातें हो रही है और अब तालिबान और शरिया की भी एंट्री हो चुकी है। इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आशीष, पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार में जिस तरह से आक्रामकता देखी जा रही है दोनों ही दलों के द्वारा, इधर से बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, इसका लाभ किसे मिलेगा? सीधी बात कहें तो तुष्टीकरण देखना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर क्या है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, विकास की बातें की जा रही थी, विकास के दावे किए जा रहे थे और विकास के सहारे जनाधार तलाशा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ, पहला फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज जैसे ही शुरू हुआ तो बात सिर्फ एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर आकर टिक गई। जब चुनाव का पहला फेज था, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब बात हो रही थी कि चीन घुस आया भारत में। फिर बात हुई जब चुनाव का पहला फेज देखा गया कि पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भेजे जाते थे, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में दोनों टर्म में आतंकी भेजे जाने कम हो गए और घर में घुस के सरकार ने जवाब दिया। तो चीन आया, पाकिस्तान आया, उसके बाद अमेरिका आया जो उत्तराधिकार टैक्स की, और अमेरिका के बाद अब आ गया है तालिबान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस है वो देश को तालिबानीकरण की ओर धकेल रही है। विजन, मुझे लगता है कि ये चुनाव फिर घूम फिर के वहीं आ गया कि तमाम बातें होती है 4.5 साल तक कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम ना हो, कांग्रेस का पेट भी नहीं भरता और बीजेपी का पेट भी नहीं भरता। क्योंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने करी। मैनिफेस्टो में आप ये क्लॉज ही क्यों डाल रहे हैं कि हम जीते तो अल्पसंख्यक के लिए ये करेंगे? आप बोलिए ना, हम 140 करोड़ लोगों के लिए करेंगे। आप एक स्पेस देते हो, उस स्पेस को भरने का काम फिर बीजेपी करती है। नहीं, कुल मिलाकर ये बात ये है कि आप राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हो, आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हो। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने माओवाद को खत्म करने की ओर ले गए हैं, देश को नक्सलवाद को खत्म करने की ओर ले गए हैं, लेकिन कांग्रेस घुमा फिरा के फिर से वहीं आती जा रही है, तालिबानीकरण की तरफ, पर्सनल लॉ की बात कर रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में बोला कि अगर आप घर में अपने 4 कमरे बनवाते हो तो उस घर के 2 कमरों पर नजर कांग्रेस सपा की है, या बाकी जो तमाम दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल है वो आपकी प्रॉपर्टी पर नजर बनाए हुए हैं। और इसकी वजह उन्होंने बताई सैम पित्रोदा का बयान, जो विरासत टैक्स या उत्तराधिकार टैक्स जो उन्होंने बात करी, अमेरिका के सहारे भारत में प्रॉपर्टी का सर्वे कराने की बात करी। लेकिन मेरे हिसाब से पता है क्या है आशीष, दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ में? बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो ये नारा देके जीत जाएंगे कि हम 400 पार जीतने वाले हैं, कोई कंपटीशन में नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, उसके नाम पर हमको वोट मिलेंगे। लेकिन बीजेपी को 2 फेज के बाद, या यूं कहें कि 1 फेज के बाद याद आ रहा है, अरे भाई मुझे तो नंबर इस वजह से मिलते हैं और मैं वो काम ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इस वजह से कर्नाटक में तो नंबर नहीं मिले थे ना। आप बोलिए, प्रधानमंत्री जब ये कहे कि ये देश हिंदुओं का है, जहां तक मैंने पढ़ा है, अखबारों में आया है कि एक आर्टिकल पढ़ा है, उन्होंने कहा कि देश पे पहला हक हिंदुओं का है। 2013 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने हालांकि अल्पसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल किया था, वहां पर अल्पसंख्यक कहा था, लेकिन मोदी जी उसको बता रहे हैं कि पहला हक मुसलमानों का वो कह रहे थे। तो उनके और हमारे में क्या अंतर है? बड़ी बात यह है
कि बीजेपी को पता है कि उनका वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जो डिप आया है वोटिंग परसेंटेज में 6 से 7% वोटिंग कम हो रही है। घबराहट पैदा कर दी, सभी दलों के अंदर एक घबराहट पैदा कर दी, जिस तरीके से वोटिंग राम मंदिर में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है, यूपी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कर्नाटक, हैदराबाद, एमपी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये 3 बड़े स्टेट हैं जिनके लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। वहां के लोग अगर राम मंदिर के नाम पर वोट देने ही नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि आशीष अक्सर मसला कुल मिलाकर ये हो गया है कि पहले बात होती थी 2017 से पहले का जो यूपी का माहौल था, जब सरकार सपा की थी, उससे पहले कांग्रेस की नहीं, मतलब बीएसपी की सरकार थी, तब क्या किस तरीके से नारे दिए जाते हैं, डबल इंजन की सरकार लेकर आओ। अब जब डबल इंजन की सरकार है तो आपने बोले कि हमने ये विकास किया, ये हेल्थ स्कीम चलाई, तमाम काम किए, लेकिन उन काम के जिक्र को करने से अब जो चुनाव बीच में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, खुद करने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वोट इस नाम पर मिलने वाला है ही नहीं। बात थी पहले 370 की बात थी, राम मंदिर की बात थी और तमाम मुद्दे थे, वो मुद्दे भुना लिए गए। उन मुद्दों वो मुद्दे अब काम नहीं आएंगे। अब क्या है, उसी डबल इंजन की सरकार पे सवार होकर तालिबान आ रहा है। लेकिन विजेंद्र, बात यहाँ भी सही है कि अक्सर जो मुद्दे उठाते हैं वो विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, लेकिन अब तक आपने भी देखा होगा, लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन उस हिसाब से मुद्दे नहीं उठा पा रही है, जिसका एक तरह से हम कह सकते हैं कर्तव्य होता है विपक्षी पार्टियों का कि लोगों को वो संदेश दे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। और मैनिफेस्टो तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अभी भी देश में महंगाई, बेरोजगारी, अगर असल मायने में देखें तो ये मुद्दे हैं आज के दौर में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये सब कहां जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। मुद्दे वहीं रहते हैं, चुनाव इधर उधर चला जाता है, मुद्दे वहीं स्टैंड करते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप अगर पहले रेंट पे कहीं घर लेने जाओ तो आपको 10,000 में मिल जाता था फ्लैट, अगर इसी नोएडा में आप ढूंढने जाओगे तो आपको 20,000 रुपए। नहीं तो बहुत से लोग इसमें तर्क देते हैं ना कि आपकी सैलरी पहले जितनी थी अब सैलरी बढ़ गई, पहले के हिसाब से चीजों में परिवर्तन आया। अगर आप ये तर्क वही देते हैं जिनकी बढ़ गई होती है। नहीं, सैलरी बढ़ती है लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ती जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है। जिनकी सैलरी बढ़ती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लोगों के साथ होती है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, वो सड़कों पर नहीं। यूपी के मुखिया का साफ तौर पर कहना है कि जब हमने शुरुआत की तो हम विकास की बात कर रहे थे, जन बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेस घोषणा पत्र लिखे, हमें मजबूरी में इन मुद्दों पर आना पड़ा क्योंकि ये मुद्दे प्रासंगिक हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि नक्सलियों को खत्म किया ये कांग्रेस बढ़ावा दे सकती है। उनको ये डर किस लिए लग रहा है कि आपकी नीति कमजोर है क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपने तालिबान का जिक्र किया था, तो मैं तो खुद पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि तालिबान का शासन भारत में आ जाएगा, कौन सा तालिबान? जिसकी भारत से दोस्ती चल रही है आज की डेट में, वो वाला तालिबान कि पुराना वाला तालिबान? ये भी कम से कम बीजेपी के नेताओं को बताना पड़े। लेकिन आशीष, अक्सर कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है तो वो फायदा है विपक्षी पार्टियों के लिए, लेकिन दोनों चरण के चुनाव हो गए, पहले फेज में जितनी वोटिंग हुई उससे कम दूसरे फेज में हुई, और कहा जा रहा था कि पहले फेज के बाद वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। लेकिन क्या कारण है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, और खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में? उसका एक बड़ा कारण जो बीजेपी के 400 पार का नारा है ना, पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता, विपक्ष वाले भी जानते हैं। उन्होंने एक नारा दिया कि 400 पार, और यूपी में मिशन 80, पूरी की 80 सीटें जीती हैं और देश में हम 400 पार जीत रहे हैं। तो जो बड़ा वोट बैंक है बीजेपी के साथ है, उसको भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम तो जीत ही रहे, हम तो 400 पार वैसे ही जा रहे हैं, तो वोट देने क्यों जाए, एक छुट्टी का दिन मिला है, छुट्टी एंजॉय करते हैं। और फिर इसी चक्कर में जब वोटिंग कम हुई है तो हर जगह हलचल बढ़ती हुई दिखाई। लेकिन क्या होता है, लोकसभा की सीट होती है, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो 20,000 30,000 का मार्जिन बड़ा मार्जिन माना जाता है। लेकिन अगर कम वोटिंग हो रही है तो मान के चलिए कि 1000 से भी कई सांसद बनेंगे और 500 वोट से भी कई सांसद। बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल हो सकता, देखो ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप अगर बोलोगे सीए लागू होगा और ये सारे क्लॉज रहेंगे, एनआरसी आएगा, तो मुसलमान डरेगा और फिर वो दूसरी पार्टी को वोट देगा। साफ तौर पर त्रिपुरा में अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, असम में ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, ये 3 ऐसे स्टेट है जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद। घर से लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनको पोलिंग बूथ तक लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपका एक एक वोट की आपके अहमियत है, आइए देश की तकदीर बदलने के लिए वोट करिए, आप वोट करिए ताकि तालिबान देश में ना आए। ये आशीष, इसी पर बात ऐड करूंगा रविंदु की इसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि 25 मई तक जब देश का सरकार बन जाती थी नई और सेकेंड वीक तक पूरा इलेक्शन हो जाता था, इंसान 1 जून तक वोट डालेगा,
इस इतनी भरी गर्मी में। आप बोलेंगे गर्मी तो हर बार रहती थी, लेकिन भैया जैसे जैसे सुविधा बढ़ रही है ना, जिन लोगों के घर में कूलर होते थे उनके वहां एसी है। अब एसी वाला नहीं निकलेगा बाहर वोट डालने के लिए, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। वर्क फ्रॉम वोट कल्चर लाना होगा इसका। नहीं, जो भी करो आप ऐसे टाइम पे रखिए ताकि वोटर प्रभावित ना हो। लेकिन आशीष, हम लोग योगी आदित्यनाथ की ही बात करते हैं। कल उन्होंने संबल में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को खाने की स्वतंत्रता देंगे, और गोकशी से जोड़ दिया। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कांग्रेस खुद ही बैकफुट पर चली गई। कांग्रेस ने जिस तरीके अल्पसंख्यक का जिक्र किया तो बीजेपी उसको उसी पिच पे ले आई जिसके लिए उन्होंने आखिर में सच में जिक्र किया। उन्होंने पूछ लिया भाई अल्पसंख्यक में कौन कौन है, आपके अल्पसंख्यक के नजरिए में कौन कौन आता है उस चश्मे के। उसमें उन्होंने पूछ लिया भाई सिख को खाने से कौन रुक रहा, पारसी बौद्ध जैन, सबको ले लिया। फिर घूम फिर के बात आ गई फिर मुस्लिम पे। मुस्लिम एक बड़ा तबका है पूरे देश में, 20 करोड़ के आसपास आबादी होगी, या उससे आसपास है, उससे ज्यादा भी होगी। यूपी में भी 4 करोड़ वोटर्स होंगे मुस्लिम के। तो उसको भुनाने के लिए कांग्रेस ने जो अल्पसंख्यक का क्लॉज जोड़ा, वो कांग्रेस के खिलाफ ले जाने के लिए अब बीजेपी हमलावर हो गई और पूरे चुनाव को उसी तरफ मोड़ के रख दिया। इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि दोनों तरफ से मुझे लगता है मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ये बोल के वोट मांगा कि भैया हमको वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी बीजेपी ये है और मुसलमान के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब सेम बीजेपी हमको वोट दो वरना मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये दोनों नैरेटिव पुराने हो चुके हैं, जनता ऊब चुकी है। शायद वो 6-7% जो डिप आया है ना, वो ऐसे लोगों का जो दोनों पे बिलीव नहीं करते। तभी एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए एक मुद्दा उछाला गया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सोना ले जाएगी आपके घर का, आपका मंगलसूत्र लेकर जाएगी। ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और जो शीर्ष नेतृत्व में शामिल है वो नेता बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकप्रिय जरूर है, लेकिन मंगलसूत्र मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। 2 घंटे की रैली होती है, पीएम उसमें 30 से 45 मिनट बोलते हैं, उनके पास एड्रेस करने के लिए इशू नहीं है, इसलिए शायद उनको मंगलसूत्र पे आना पड़ा। वरना वो उज्ज्वला योजना के नाम पे वोट मांगते, वो पीएम आवास योजना पे वोट मांगते, वो राशन देने वाली योजनाओं पे वोट मांगते। ये सारी चीजें 4-5 मिनट में खत्म हो जाती है। 35 मिनट अगर पीएम बोलेंगे तो उनको कंटेंट चाहिए, तो वो ये बाड़मेर की एक जनसभा में पीएम मोदी साफ तौर पर बोलते हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस अगर सरकार में आई है, कांग्रेस के जो भी साथी हैं और उनका इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो देश से परमाणु शक्ति छीन सकती है, हमारे परमाणु बम छीन लिए जा सकते हैं। इस नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं कि देश को बचाना है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस तरह से चुनाव देखने को मिल रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, कोई छोटा बच्चा है तो पुलिस की ड्रेस में कोई जाता है तो बोलते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बच्चा बड़ा हो जाता है। अब 5 साल में जिस पुलिस का डर अगर आप उस बच्चे को दिखाते थे, 10 साल में आप नहीं बोल सकते ना कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। 10 साल में उसको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। 10 साल का बच्चा भी अब बढ़ा के 18 का हो गया, वो वोट देने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे नीरस चुनाव है। इसमें कौन वोट डालने जा रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, ये किसी को नहीं पता। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सैम पित्रोदा का जो नीरज चुनाव में उन्होंने तड़का लगाने की कोशिश की। को ढूंढ रही है बीजेपी की, ऐसा कुछ कहते हैं तो वो सैम पित्रोदा ने वही जो मतलब उनको विरासत में मिला है, क्या मिला है, जब भी कांग्रेस के लिए माहौल बनता हुआ दिख रहा है वो आ जाते हैं और कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम करते हैं। 2019 का आपको उनका बयान याद होगा कि सिख दंगों को लेकर उन्होंने बोला था कि जो हुआ सो हुआ। बाद में बोल रहे थे कि मेरी जबान फिसल गई है, मुझे हिंदी की इतनी जानकारी नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले भी उनके वीडियोस आ जाते हैं। जब राहुल गांधी को रैली में बोलना पड़ा कि भाई सैम पित्रोदा को मैंने कॉल किया, उनसे बोला कि आप माफी मांगिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, आपने गलत बोला। और इस बार फिर से वही वो उन्होंने बोला है कि उत्तराधिकार टैक्स हम इंडिया में लागू करेंगे, वो लागू करेंगे जो अमेरिका में लागू है। इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। जो उम्मीद थी वही हो रहा है। मोदी जी आपको टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को ढूंढना पड़ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को ढूंढना पड़ रहा है, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे को ढूंढना पड़ रहा है कि कैंपेन में कहां आएंगे। बीजेपी में आप बताइए, योगी और मोदी के अलावा टीवी पे कोई दिख नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे दिख नहीं रहा है। बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है, उसके नेता नजर नहीं आ रहे। नेता नजर नहीं आएंगे तो कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे, कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे तो पोलिंग बूथ पे एजेंट नजर नहीं आएगा, एजेंट नजर नहीं आएगा तो वोट डलवाएगा कौन मेरे भाई। नहीं, उस पे बीजेपी पे जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी के पास नेताओं को इतना बड़ा हुजूम है, विपक्ष के नेता दिख क्यों नहीं रहे, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रोड शो में उन्होंने बोला कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। अच्छा। तो बीजेपी इसी में बिजी है अभी कि आधों को जेल में पहुंचाना है, आधों को बेल पर लाना है, और जो बाकी नेता है उन्होंने खुद ही बता दिया कि विपक्ष के कहां जा रहे हैं। राजस्थान में चुनाव हुआ, मैं खुद कवर करने गया था।
अच्छा काम किया अशोक गहलोत ने, लोगों ने तारीफ करी, लेकिन उन्हें बोला भाई ये हो गया नया क्या। अब जनता वही पूछ रही है, राम मंदिर बन गया, अब नया क्या? वही मैं कह रहा हूँ, नए का जिक्र कर दिया, बीजेपी ने नए का जिक्र कर दिया। जनता इस ज्ञान वापी से शुरुआत करी और ब्रज तक चले गए। पुलवामा आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मोदी जी अगर ये बोले कि एक के बदले हम 10 गोली चलाने का हमने छूट दे रखी है, मुझे नहीं लगता है कि 18 साल का युवा भी इस चीज पर वोट देगा। नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज की डेट में राम मंदिर के बाद एक अलग मुद्दा बीजेपी ने निकाला है। ज्यादा खिलाफ जा रहे हैं आज ये। पाकिस्तान के नाम पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वोट मिलेंगे। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उस पर ना तालिबान बात करना चाहता है, ना नेपाल बात करना चाहता है। उसकी पाकिस्तान की। अब कोई आदमी गरीब है, उसको आप कितना दबाओगे, उससे क्या हासिल कर लोगे? तो वैसे ही पाकिस्तान से कुछ हासिल। आशीष, अभी मैं जब बिहार से आया हूँ, वहां भी मैंने कई लोगों से बात किया, सबका यही कहना था कि हम मजबूरी में वोट डाल रहे हैं। पहले तो वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिली है, उसके बाद जो एनडीए के वोटर हैं उनका कहना है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं। लोग ये कह रहे हैं हम सिर्फ मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, और सबका यही कहना है, बीजेपी हो एनडीए। और एक और बात है, विजय ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसका असर मैंने देखा भागलपुर लोकसभा सीट पर, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। इसका नुकसान इतना था कि जहां चुनाव थे वहां पे लोगों को पता नहीं है कि हमारे कैंडिडेट का नंबर क्या है, कितने नंबर में आएंगे। और जब वो कैंडिडेट को पूछते हैं, कल नोएडा में वोटिंग थी, मुझे तो भीड़ ही दिखाई नहीं दी, कई पोलिंग बूथ मैंने और आशीष, जब कैंडिडेट को किसी ने फोन लगाकर पूछा, जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं भागलपुर से अजय मंडल, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, बोला आपको पता नहीं कितने नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है? नहीं पता है तो कान में तेल डाल के सो जाइए। कान में तेल डालेंगे। अब बीजेपी जिस तरीके से फंसी हुई है, अभी तो सीटें ही तय नहीं हो पाई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। रायबरेली से नाम नहीं हुआ, दिनेश प्रताप सिंह का नाम चल रहा है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, उनका भी नाम केसरगंज से चल रहा है। हो सकता है आज फाइनल हो जाए, आज फाइनल हो जाए, लेकिन आपके 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आप अपने अभी तक बाहर आ गए, रंजन सिंह जेल से बाहर आ गए, अपने उम्मीदवार तय करने में अभी पार्टियां बिजी हैं। तो उनको मतलब जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया था, विकास विकास विकास, विकसित भारत का लक्ष्य, उनको लग रहा है कि इस पे वोट मिलने वाला नहीं है। विकसित भारत की आप बात कर रहे हो 2047 की। एक्चुअल में विकास पाकिस्तान के रास्ते तालिबान गया है, वो तालिबान से घूम के किधर जाएगा ये देखना पड़ेगा। वो तो योगी आदित्यनाथ जी इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। वहां बजरंगबली और मोहम्मद अली जिन्ना में चला था, उसका नुकसान बीजेपी को हो गया चुनाव से ठीक पहले। दिल्ली में सब चलाकर देख तो लिया था, दिल्ली में पूरी की पूरी जो केंद्रीय कैबिनेट लग गई, यूपी की कैबिनेट लग गई, 7 राज्यों के सीएम लग गए और हनुमान चालीसा करवा ली हर जगह। लेकिन क्या मिला? एक तरफा जीते अरविंद केजरीवाल। देखिए क्या होता है कि पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी 25 सीटें जीती 28 में से कर्नाटक में। उसका रीजन ये है कि वहां की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि नेशनल कर्नाटक में बीजेपी 25 सालों से सारी सीटें लगभग जीत रही है। अरे बीजेपी का आज तक कभी पूर्ण बहुमत नहीं आया मेरे भाई, इतिहास को आप देखिए, वो सहारे की जरूरत पड़ती है उसको। लोकसभा में अच्छे नंबर आए थे, मोदी वहां लोकप्रिय है, लेकिन वहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है डीके शिव कुमार की वजह से। तो हो सकता है कि जो फिगर 2019 में आया वो घट जाए बीजेपी का, इसमें कोई हैरानी नहीं। यूपी में भी कुछ फेरबदल होते हुए आपको दिख रहे हैं। अगर 16 सीट पर आप टर्नआउट देखेंगे, जो मतलब पहले और दूसरे चरण की जो 16 सीट यूपी में टर्नआउट कम है, बीजेपी को खुद भरोसा नहीं है कि हम जीत रहे हैं, और सपा और कांग्रेस और बसपा को भी नहीं पता कि इस चुनाव का क्या होगा। तो ये एक ऐसी लॉटरी है जो 4 जून को पता चलेगा। अभी सब कुछ ईवीएम में कैद है और उसी पर सब नजर गड़ा कर बैठे हुए हैं, और विपक्ष को तो भरोसा भी नहीं है कि ईवीएम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहे हैं मीडिया में, कई पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं कि बीएसपी की जरूरत पड़ी अगर बीजेपी को, तो आकाश आनंद से पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी को समर्थन देंगे। मीडिया कहां तक पहुंच गया, जिन्हें कौन कौन से डायमेंशन तलाशे जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता जो भी होगा या तो इस तरफ होगा या इस तरफ। एक देश एक चुनाव हो जाएंगे तो ये डायमेंशंस भी नहीं मिलेंगे। तो 400 के पार जाएगा, वरना बहुमत भी लाना मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, 2 ही फैसले होंगे देश में। एमपी में भी वोटिंग कम हुई है। अभी 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव था, अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी वहां जीती है, लेकिन 7% का डिप बहुत बड़ा डिप होता है मेरे हिसाब से, और ये बहुत मुश्किल है इस चुनाव में। लेकिन विपक्ष को देखकर क्या आशीष ऐसा लग रहा है वाकई क्या चुनाव में इतना बड़ा फेरबदल हो जाएगा जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है? विपक्ष को देखकर नहीं लग रहा है। बात ये है कि जिस तरीके से मुद्दे नए गढ़े जा रहे हैं, वो एक तरीके से सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष वालों से कि विकास हुआ तो कितना हुआ, विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और विकास अगर हुआ है तो फिर नए मुद्दे क्यों गढ़ रहे हो भाई, वही गिना दो फिर। कहा जाता है कि मुस्लिम अक्सर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन बिहार के कई सीटों में किशनगंज, कटिहार, कल वोटिंग हुई वहां पे मुस्लिम भी बड़ी तादाद में नहीं निकले। क्या होता है जब विपक्ष के नेता भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना जीतने के लिए, उसका रीजन है मुसलमान
ट्राई कर करके थक गया। 2014 में वोट दिया, वो नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद 19 में 17 में के स्टेट में चुनाव हुआ, नहीं जीत पाए। फिर 19 में नहीं जीत पाए, फिर 22 में नहीं जीत पाए। यूपी बिहार का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं ये मान के बैठा है कि हम वोट दे या ना दे, बीजेपी जीतनी है। और सबसे अहम बात ये भी कहते रहे हैं कि बीजेपी ने, सबसे अहम बात है, अगर दिल्ली में केंद्र में बहुमत चाहिए तो यूपी में जो भी जिस पार्टी को भी चाहिए उसे 50 का आंकड़ा यूपी में कम से कम तो छूना ही पड़ेगा। 50 का आंकड़ा छूना पड़ जाए, गठबंधन करके छुओ चाहे अकेले दम पर छुओ। अगर यूपी बिहार को साधने में अगर विफल हो गए तो फिर ये बहुमत भी छिटकने में कोई बड़ी बात नहीं है। की करनी होगी कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम सीरियस हैं। हम सीरियस तो हैं, लड़ तो रहे हैं। बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि क्या उन्होंने पहले फेज में और दूसरे फेज को भाप लिया कि यार मैं जीत सकता हूँ। मिशन 80 में तो एक सीट हो गई है, जिसपे आप कह सकते हैं कि सपा बहुत भारी है बीजेपी से। मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन इस बार कुछ खेल बदलता दिखा है। सपा अच्छा खासा साइलेंट चुनाव सीटें ले गई, पता ही नहीं चल रहा है कि लोगों के मन में क्या है। साइलेंट चुनाव हो गया है। मोदी जी रैली में कह रहे हैं कि आपको ये याद रखना होगा कि मंदिर किसने बनाया है। ये अच्छी बात है, मंदिर पहले फेज में जबकि उन्होंने विकास की बातें की थी, पहले फेज नाम पर वोट ट्रांसफर होगा या नहीं, इसको लेकर बीजेपी सख्ते में है। तभी राम मंदिर को बन गया, उसकी बात करें कि राम मंदिर के जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें विपक्ष नहीं दिखा। लेकिन अब बात हो रही है कि इससे एक कदम आगे जाने की बात हो रही है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की बात हो रही है, ज्ञान वापी की बात हो रही है। ऐसी तमाम चीजों की बात हो रही है जिन पर पोलराइजेशन किया जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते आप। क्रांति है ना, एक बार कहने का मतलब है बीजेपी जनता को बेवकूफ बना रही है। सारे नेता जब वो बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ दी क्या मोदी जी ने? इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाएंगे, हटाई क्या? सब झूठे हैं। अगर आप वो बैरोमीटर लेके जाएंगे ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी प्रजाति के लोग झूठ बोलते होंगे। अखिलेश यादव की बात हो गई, तेजस्वी यादव पे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। उन्होंने रैली में पूर्णिया में कह दिया, पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार कर रहे थे कि आप पप्पू यादव को हराने के लिए जिताओ मत, उसको हराने के लिए आप एनडीए को वोट दे दो। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एनडीए को वोट दो ताकि पप्पू यादव हार जाए। वहां सियासत से ज्यादा उनका पारिवारिक जो टसल है ना, जो पारिवारिक लड़ाई है, वो उसको लेकर है। वो अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन जो परिवार में दखल होता है ना दूसरे व्यक्ति का या उनके करीबी का, उसमें वो हमेशा ऊपर ही रहना चाहेंगे पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात अखिलेश की हुई तो बात यहाँ पर सबसे जरूरी हो जाती है आकाश आनंद की। वो उनका डेब्यू राजनीति में बहुत बेहतरीन तरीके से हो रखा है अभी। जिस तरह से मीडिया में उनको मिल रही है जगह, ये भी बड़ी बात है। जो कम वोटिंग हो रही है उसके जिम्मेदार मोदी जी भी हैं, क्योंकि अभी वो अपील करेंगे दूसरे चरण के बाद, देखना अभी लोगों को बोलेंगे। मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि मुसलमान से डर कर कई लोग बीजेपी को वोट देते थे। 10 साल से वो डर खत्म हो गया। अब डर रहा नहीं, डर खत्म में बहुत सारी घटना ऐसे डर रहा नहीं तो लोग वोट देने भी नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया ये मतलब ये खाली एक तरीके से बहाना टाइप का बनाया गया था। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, तभी डर तभी खत्म हुआ। अभी 2 बच्चों की हत्या कर दी गई घर में घुस के, उसके अलावा आप कई खबरें मीडिया में नहीं आती हैं। हर दिन मर्डर हो रहा है, 140 लोगों के साथ। 140 करोड़ लोगों का देश है, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, ये तो बचने के लिए बात है, बचने के लिए ये फैक्ट है। जो भी, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपनी कानून व्यवस्था पर दावा करते हैं, तो वहां पे नहीं सुनने को मिलती है इस तरह की घटनाएं। लेकिन अभी भी यूपी से कोई देश नहीं जहां ऐसी घटनाएं नहीं होती, बहुत कम है, बहुत नहीं, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो सबसे लोग गोलियां चला देते हैं। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, आप कौन सा देश लोगे? अब इजराइल ले लो, सबसे बड़ा ताकतवर देश बताता है खुद को, सबसे सुरक्षित बताता है। और वहां पर क्या हुआ, हम बात करें तो वो ईरान और हमास, इजराइल यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा विजेंद्र और आशीष, क्या तीसरे फेज में दूसरे फेज और पहले फेज से कम वोटिंग होती है। अभी तो हम ज्यादा वोटिंग की बात कर रहे थे जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो तीसरे फेज की वोटिंग पर तालिबान किसका भला करता है? हमारे साथ साथ देशवासियों की भी नजर होगी। क्या लोगों की जो संख्या है, जिस संख्या में वो निकल कर घर से वोट कर रहे हैं, उसमें इजाफा होगा, या फिर जिस तरह से गर्मी बढ़ते जा रही है उसी तरह से लोग वोटिंग के दौरान, गर्मी बढ़ेगी तो वोटर बाहर निकलेगा या मतदान ठंडा रहेगा? ये तो आने वाला वक्त सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, उसके बाद तालिबान। अब अगला नंबर किसका? अब देखिए अगला नंबर क्या, इसमें जापान, कोरिया, इन सब कंट्री की एंट्री हो सकती है। तो नजर बनाए रखिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।